पढ़नी है सॉलिबिलिटी। इसमें अपने को दो सॉल्यूशन पढ़ने हैं सॉलिबिलिटी में। एक पढ़ना है सॉलिड इन लिक्विड का, कि व्हेन अ लिक्विड इज या व्हेन अ सॉलिड इज डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड, और एक पढ़ना है गैस इन लिक्विड। यही दो सॉल्यूशन के ऊपर अपन ज्यादा फोकस करेंगे। दोनों लिक्विड सॉल्यूशन है, क्योंकि दोनों में सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड। एक में सॉल्यूट सॉलिड है, दूसरे में सॉल्यूट गैस है। इन्हीं दोनों की सॉलिबिलिटी की स्टडी करनी है अपने को। ठीक है, तो सॉलिबिलिटी का एक डेफिनेशन अपन ने क्लास 9 में पढ़ा था, इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट विच इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। आप 100 ग्राम सॉल्वेंट ले लो, उसमें कितना ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व कर पा रहे हो, उसी को सॉलिबिलिटी बोलेंगे, उस पर्टिकुलर सॉल्यूट की। और सबकी अपनी अपनी सॉलिबिलिटी होती है ना। ऐसा नहीं कि अगर आप नमक 20 ग्राम घोल पा रहे हो तो शक्कर भी 20 ग्राम ही घोल पाओगे, ऐसा नहीं है। नेचर, सॉल्यूट के नेचर पर भी डिपेंड करता है कि आप कितना सॉल्यूट उस पर्टिकुलर 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर एक पर्टिकुलर सॉलिड 20 ग्राम डिसॉल्व हुआ तो हर टाइप का सॉलिड 20 ग्राम में डिसॉल्व होगा। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो पहली हेडिंग यही डालेंगे, सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। सॉलिबिलिटी मेन हेडिंग है, उसके अंदर अपन दो अलग अलग पढ़ेंगे। पहला है सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। ठीक है, अब देखो इसमें ना दो प्रोसेसेस होते हैं। सॉलिबिलिटी एक तरह का इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, क्योंकि आप एक पॉइंट तक ही सॉल्युबल कर पाओगे ना, उसके बाद वो सॉल्युबल नहीं होगा। तो जब तक आप एक सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर पा रहे हो, उस प्रोसेस को कहते हैं अपन डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन, क्योंकि उससे सॉल्यूशन बन रहा है, डिसॉल्व हो रहा है और क्या बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है। डिसोल्यूशन प्रोसेस का नाम है डिसोल्यूशन। पर एक पॉइंट तक जहां पर उसके स्पेसेस खत्म हो जाएंगे सॉल्वेंट के अंदर के, नाउ नो मोर सॉल्यूट विल बी डिसॉल्व, और उस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। जब तक आप कर पा रहे थे तब तक अनसैचुरेटेड था वो, आपने थोड़ा और सॉल्यूट डाला वो भी घुल गया, अनसैचुरेटेड था क्योंकि। आपने और सॉल्यूट डाला वो भी घुल गया क्योंकि वो अनसैचुरेटेड था। पर जहां आपने और सॉल्यूट डाला और वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि सैचुरेशन हैज बीन रीच्ड। तब उस केस में क्या होगा पता है, आप जो भी सॉल्यूट और डालोगे ना, वो ऑलरेडी डिसॉल्व सॉल्यूट को भी अनडिसॉल्व कर देगा, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। क्या करेगा वो, प्रेसिपिटेट करेगा, या फिर आप बोल सकते हो क्रिस्टलाइज कर देगा। क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन बोलना ज्यादा सही है, क्रिस्टलाइज कर देगा। तो ये दोनों प्रोसेस आपस में साथ में चलेंगे और एक बैलेंस अटेन कर लेंगे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम अ स्टेज विल रीच जहां पे ये दोनों प्रोसेस की स्पीड बराबर हो जाएगी। जितने देर में एक मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो रहा है ना, उतनी ही देर में एक मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइज हो जाएगा। कहने का मतलब नाउ नो मोर सॉल्यूट विल बी डिसॉल्व, क्योंकि वो अल्टीमेटली अगर एक सॉल्ट का मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो भी रहा है तो उतनी देर में एक सॉल्ट का मॉलिक्यूल जो डिसॉल्व था वो अनडिसॉल्व हो गया, तो क्वांटिटी चेंज ही नहीं होगी, कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं होगा। तो उस समय का सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वही सॉल्युबिलिटी होगी। हाँ, है ना, क्योंकि आप और सॉल्यूट तो डाल करके सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन बढ़ा नहीं पा रहे हो, कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट हो गया ना। जब आपने पहला चम्मच डाला था नमक का तब अनसैचुरेटेड था, तब वो पूरा घुल गया। आपने दूसरा चम्मच डाला तो कंसंट्रेशन बढ़ी कि नहीं, आप सॉल्यूट डाल रहे हो ना, तो सॉल्यूट डालने से कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो जब तक आप सॉल्यूट डाल के डिसॉल्व करते आ रहे हो तब तक कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, एक पॉइंट पे आके कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, और उसी पॉइंट को अपन सैचुरेटेड बोलते हैं, और उस कंसंट्रेशन को सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। उस कंसंट्रेशन क्या बोलोगे, सॉल्युबिलिटी। ठीक है,
ठीक है, तो वहां अपन सॉल्युबिलिटी को 100 ग्राम पर सॉल्वेंट में कितना ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है एसिड डिफाइन करते थे। अब कैसे करेंगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में का कंसंट्रेशन जो है वही उसकी सॉल्युबिलिटी है। सैचुरेशन आने के बाद कंसंट्रेशन कांस्टेंट, वही उसकी सॉल्युबिलिटी। अब अगर आपको सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है तो क्या कर सकते हैं, दो ऑप्शन है अपने पास। हाँ, पहला बढ़ानी मतलब चेंज करो, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता कि बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। वो डिपेंड करता है कि सॉल्युबिलिटी का प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, उस पर डिपेंड करेगा, उस पर अपन आएंगे। पर हाँ, टेम्परेचर चेंज करके अपन सॉल्युबिलिटी चेंज कर सकते हैं। दूसरा, आप सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ा दो। अगर आप सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ा दोगे तो भी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। आप और पानी डाल दो ना, तो यू विल बी एबल टू डिसॉल्व मोर एंड मोर सॉल्ट, क्योंकि जगह बढ़ जाएगी ना, स्पेसेस बढ़ जाएंगी, तो आपका और सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा। और दूसरा, टेम्परेचर चेंज करना। ठीक है, चलो पहले डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। प्रेशर बढ़ा के, हाँ इसमें नहीं बढ़ा सकते, प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉलिड तो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, तो सॉलिड पे प्रेशर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी नहीं बढ़ने वाली। पर गैसेस में प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, बिकॉज गैसेस आर कंप्रेसिबल। हाँ, गैसेस में प्रेशर भी आ जाएगा। चलो डेफिनेशन लिखते हैं इसमें। अच्छा, डेफिनेशन लिखने से पहले डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन को डिफाइन करते हैं, फिर डेफिनेशन। ठीक है, हाइफन डाल के लिखो। व्हेन अ सॉलिड इज एडेड, व्हेन अ सॉलिड इज एडेड, when a solid is added continuously to a liquid solvent, when a solid is added continuously to a liquid solvent, when a solid is added continuously to a liquid solvent, comma, the solute keeps on dissolving, the solute keeps on dissolving and the concentration of solution, समझ के लिखना जो लिख रहा हो ना, and the concentration of the solution keeps on increasing, keeps on increasing, and the concentration of the solution keeps on increasing. ये क्लियर है? क्योंकि आप और सॉल्यूट डालते जा रहे हो ना, तो ऑब्वियसली उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ रहा है ना, न्यूमरेटर बढ़ रहा है आपका, तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा। मोलैरिटी को ध्यान में रखते हुए अगर मैं बोलूं तो आप और सॉल्यूट डालते जा रहे हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा, उससे कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो सब दिस इज नोन एज डिसोल्यूशन, दिस इज नोन एज डिसोल्यूशन, दिस इज नोन एज डिसोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना, अल्टीमेटली अ स्टेज इज रीच्ड। आप ऐड करते चलोगे तो एक समय ऐसा आएगा जहां पर और डिसॉल्व नहीं होगा। अल्टीमेटली अ स्टेज इज रीच्ड when no more solute, when no more solute dissolves at the given temperature,
when no more solute dissolves at the given temperature. At the given temperature. This is because from the solution, this is because from the solution, the solute particles from the solution, the solute particles keep on colliding. The solute particles keep on colliding on the surface of solid solute, keep on colliding on the surface of solid solute and get separated out of the solution. And get separated out of the solution. And get separated out of the solution. This is called crystallization. This is called crystallization. This is called crystallization. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में at equilibrium, rate of dissolution becomes equal to rate of crystallization. Rate of dissolution becomes equal to rate of crystallization. ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में क्या एस्टैब्लिश हो गया है? इक्विलिब्रियम. ऐसे डिनोट करते हैं इक्विलिब्रियम को रिवर्सिबल एरो की साइन से. ये लिख लो नीचे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये शो कर रहा है डिसोल्यूशन. समझ रहे हैं क्या? और जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो शो कर रहा है क्रिस्टलाइजेशन. और दोनों का स्पीड बराबर हो गया है एट इक्विलिब्रियम. और इस स्टेज में अपन सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड. ठीक है, एक लाइन नीचे लिखना, एट दिस स्टेज द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. एट दिस स्टेज द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. एट दिस स्टेज solution is called as saturated solution. And its concentration is called as solubility. And its concentration is called as solubility. And its concentration is called as solubility. ठीक है, नीचे डेफिनेशन लिखते हैं solubility की. नीचे लिखना, the solubility of a solid in a liquid, the solubility of a solid in a liquid, the solubility of a solid in a liquid at any temperature, the solubility of a solid in a liquid at any temperature is defined as the maximum amount of solute is defined as the maximum amount of solute in grams which can dissolve in 100 gram of solvent. To form saturated solution. To form saturated solution. To form saturated solution.
ठीक है, चलिए एक इसी में सब डालेगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। ठीक है, इसमें फर्स्ट फैक्टर लिखना टेम्परेचर, टेम्परेचर। ठीक है, अब जब टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हम अफेक्ट देख रहे हैं तो दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। क्या होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस? अगर एक रिएक्टेंट हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और प्रोडक्ट बना रहा है तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। और अगर एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी लिबरेट कर रहा है तो उसको बोलते हैं अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये तो बेसिक है, राइट। मान यही दोनों समझ लीजिए हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के रिएक्शन है। ठीक है, मतलब आपने सॉल्यूट को ऐड किया सॉल्वेंट में और टेम्परेचर दिया, हीट दी, तब जाके वो सॉल्यूशन बन रहा है, ये प्रोसेस हो गया आपका एंडोथर्मिक। और अगर सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालने के बाद सॉल्यूशन तो बना पर साथ में हीट भी जनरेट हुई, ये हो गया एक्सोथर्मिक। ठीक है, पहले एंडोथर्मिक का स्टडी करते हैं कि इसमें क्या होगा टेम्परेचर बढ़ाने से और टेम्परेचर को कम करने से। क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है तो हमारा थोड़ा ली चैटले प्रिंसिपल भी आएगा यहाँ पर पिक्चर में। क्या था ली चैटले प्रिंसिपल? हम पढ़ते थे इक्विलिब्रियम चैप्टर में कि इक्विलिब्रियम जिस भी फैक्टर से डिस्टर्ब हो रहा है उसका इफेक्ट अंडू हो जाएगा, रिवर्स इफेक्ट होगा, ताकि इक्विलिब्रियम फिर से रीस्टैब्लिश हो जाए। जैसे एक एग्जांपल देख के बता के मैं आप लोगों को ली चैटलर की याद दिलाता हूं। A प्लस बी गिव C प्लस डी, ये रिएक्शन था हमारा, ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसमें और A और B को ऐड किया तो इससे इक्विलिब्रियम क्या हुआ? डिस्टर्ब हो गया। तो ये इक्विलिब्रियम में आने के बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो चुकी थी और प्रोडक्ट भी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो चुकी थी। अब ना रिएक्टेंट कम हो रहे थे ना प्रोडक्ट और बढ़ रहे थे, उनकी कंसंट्रेशन क्या हो गई थी? कांस्टेंट। क्योंकि दोनों तरफ का रिएक्शन का स्पीड बराबर हो चुका था। जितने देर में दो रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बना रहे उतने देर में दो प्रोडक्ट मिलकर रिएक्टेंट बना रहे थे। इसलिए रिएक्टेंट ना कम हो रहा था, प्रोडक्ट ना ही बढ़ रहा था, ज्यादा हो रहा था, राइट। तो उस केस को ही इक्विलिब्रियम बोल रहे थे। बट अब मैंने ए और बी को ऐड किया, इससे क्या हुआ? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब टू रीस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम, डिस्टर्ब किसके कारण हुआ था? ए और बी को ऐड करने के कारण। तो उसका उल्टा क्या होगा कि ए और बी कम होना चाहिए, ए और बी कम होना चाहिए। तो कम कब होगा? जब ए और बी रिएक्ट करेगा ज्यादा और सी और डी बनाएगा, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर करेगा, तब वो फिर से इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश कर लेगा। ये था ली चैटले प्रिंसिपल। वही मैंने अगर सी और डी को बढ़ाया होता तो बैकवर्ड रिएक्शन जाता और इक्विलिब्रियम फिर से रीस्टैब्लिश होता। क्योंकि सी और डी को बढ़ाने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, तो ली चैटलर ये बोलते थे कि उसका अंडू करना है। अंडू मतलब उसका उल्टा करना है। तो सी और डी को बढ़ाया हमने, ऐड करके बढ़ा दिया ना, तो कम करना पड़ेगा। तो कम कैसे होगा? अपने आप तो होगा नहीं। कब होगा कम? जब वो बैकवर्ड रिएक्शन करेगा। क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन करने में सी और डी यूज हो रहे हैं और ए और बी बन रहा है, तो सी और डी कम हुए ना, हमने बढ़ा करके उसको डिस्टर्ब किया। अब वो वापस से रीस्टैब्लिश करने के लिए उल्टा रिएक्शन करेगा, तब वो वापस से इक्विलिब्रियम रीस्टैब्लिश होगा। यही ली चैटले बोलते थे। ठीक है, अब हमारे रिएक्शन में अगर मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को बढ़ाता हूं, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब। अब रीस्टैब्लिश कैसे होगा? टेम्परेचर कम करना है। टेम्परेचर कब कम होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन में कि बैकवर्ड में? कैसे? बैकवर्ड में तो हीट और जनरेट होगी ना। रुको मैं पीछे फिर से लिखता हूं इसको। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, अभी मैं एंडो की बात कर रहा हूं, ठीक है, अभी एक्सो भूल जाओ। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट में जब हीट देते हैं तब जाके सॉल्यूशन बनता है। ये हो गया मेरा फॉरवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन में सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और हीट बना रहा है बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अब इसका मैं अगर टेम्परेचर बढ़ा दूं, मैं ये सोच रहा हूं कि टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़नी चाहिए।
ऐसा मैं सोच के टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। अब अकॉर्डिंग टू ली चैटले प्रिंसिपल टेम्परेचर को कम होना चाहिए ताकि इक्विलिब्रियम फिर से रिस्टैब्लिश हो जाए। तो उसके लिए टेम्परेचर कहां पे कम हो रहा है, देखो कोई भी एंडोथर्मिक रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन में टेम्परेचर कम होता है, बैकवर्ड में बढ़ रहा है। आपको देखो ना, बैकवर्ड में तो प्लस हीट आ रही है ना, तो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, और फॉरवर्ड में तो हीट एब्सॉर्ब हो रही है तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो यहां पे रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अरे फॉरवर्ड जाएगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है ना, मोर एंड मोर सॉल्यूट इज गेटिंग डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट और सॉल्यूशन बना रहे हैं। और वही अगर आपने टेम्परेचर कम किया होता, टेम्परेचर कम किया होता तो अगेन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब। ली चैटले के अकॉर्डिंग टेम्परेचर बढ़ाना है, टेम्परेचर कब बढ़ेगा, बैकवर्ड रिएक्शन में, यानी कि सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर कम करोगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। ऐसा हमारे साथ होता है शक्कर और नमक को डिसॉल्व करते समय। तभी आपने बोला कि सर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में इसी टाइप के सॉलिड से फेमिलियर होते हैं ना, जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि उनके रिएक्शन एंडोथर्मिक है, उनके रिएक्शन एंडोथर्मिक है। ऐसा नहीं होता ना पानी में शक्कर डिसॉल्व करो तो पानी का ग्लास गर्म हो जाता है, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो वो एक्सोथर्मिक होता, क्योंकि हीट रिलीज करता ना, पर ऐसा नहीं होता है। आप समझ रहे हो। इनफैक्ट शक्कर जाने के बाद वो पानी का टेम्परेचर, यानी कि पानी से हीट एब्सॉर्ब करती है, उससे टेम्परेचर थोड़ा सा गिर जाता है, बढ़ता नहीं है, क्योंकि वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। और इस टाइप के रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, टेम्परेचर घटाने से सॉल्युबिलिटी घटती है। समझ गए क्या। अब अगर एक्सोथर्मिक होता, अब अगर एक्सोथर्मिक होता तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन प्लस हीट। समझ रहे हैं क्या। तो कोई भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस फॉरवर्ड रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ा रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन में टेम्परेचर कम कर रहा है, क्योंकि वो हीट एब्सॉर्ब कर रहा है। फॉरवर्ड रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, बैकवर्ड रिएक्शन में हीट एब्सॉर्ब हो रहा है तो टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, चलो अब इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं। टेम्परेचर बढ़ाए, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब, ली चैटले के अकॉर्डिंग टेम्परेचर कम करना है। टेम्परेचर कम कब हो रहा है, बैकवर्ड में। तो अब सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी कम। कम समझे ना क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन तो मिलके सॉल्यूट और सॉल्वेंट दे रहा है। इसको सॉल्युबिलिटी थोड़ा बोलते हैं, इसको तो क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। नहीं, तो टेम्परेचर बढ़ाया, सॉल्युबिलिटी कम हो गई। टेम्परेचर कम करूंगा तो अगेन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। ली चैटले के अकॉर्डिंग टेम्परेचर बढ़ाना है, टेम्परेचर कब बढ़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इससे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। समझ गए क्या। तो हमको समझना पड़ेगा कि हमारे डिसोल्यूशन प्रोसेस जो है वो एंडो है कि एक्सो है। डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडो होगा तो टेम्परेचर बढ़ाओ, नो डाउट सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाओ सॉल्युबिलिटी कम होगी। पर अगर आपका डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, यानी कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के बाद हीट रिलीज हो रही है, तो उस केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी और टेम्परेचर कम करने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती। समझ गए क्या। गैसेस का सॉल्युबिलिटी हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही होता है। सॉलिड इन लिक्विड के लिए दो ऑप्शन है, सॉलिड इन लिक्विड के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, बट गैस इन लिक्विड एक ही टाइप का रिएक्शन होता है, एक्सो। तो वहां यही फॉलो होगा, वहां क्या फॉलो होगा, यही फॉलो होगा। इस हाँ, इसका एग्जांपल वही है। आप कैल्शियम ऑक्साइड लो, चूना, और उसको पानी में डाल दो, चूना पानी बन गया और वो पानी गर्म हो जाता है, बिकॉज इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो अगर आपको और ज्यादा कैल्शियम ऑक्साइड डिसॉल्व करवाना है तो आपको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, राइट। शक्कर को पानी में डिसॉल्व कराना है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे, सॉल्ट को पानी में और डिसॉल्व कराना है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे, बट अगर कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में और डिसॉल्व कराना है तो टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। यही डिफरेंस है एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक प्रोसेस में, सॉल्युबिलिटी में। समझ रहे हैं ना। बट ये दो प्रोसेस आपके सॉलिड इन लिक्विड वाले में ही आएंगे। गैस इन लिक्विड तो बाय डिफॉल्ट एक्सोथर्मिक ही होता है, तो उस केस में हमेशा हम यही वाला फॉलो करेंगे। हमें क्लियर। सॉलिड वाले में हमको पहले समझना पड़ेगा कि प्रोसेस किस टाइप का है,
एंडो है कि एक्सो है? घोलने के बाद टेम्परेचर कम हुआ है कि बढ़ गया है? कम हुआ है तो एंडो, बढ़ा है तो एक्सो। ठीक है, चलो इसको लिखते हैं टेम्परेचर वाले फैक्टर को। एंड डाल लिए फर्स्ट टेम्परेचर। ठीक है, इसमें लिखेगा, हाँ मैं तो शुरू में पूछा था, ऊपर से आप तो एकदम सामने बैठे हो। हम्म, हाँ लिखिए इसमें, on the basis of effect of temperature, on the basis of effect of temperature, on the basis of effect of temperature on solubility in water, on solubility in water, या solvent भी लिख सकते हो, solubility in solvent ही लिखो, comma, the ionic substances are divided into, the ionic substances are divided into, the ionic substances are divided into two categories. The ionic substances are divided into two categories. फर्स्ट कैटेगरी लिखना, फर्स्ट कैटेगरी नीचे, those whose solubility, those whose solubility increases with increase of temperature, those whose solubility increases with increase of temperature. ये कौन से टाइप का प्रोसेस होगा, एंडो की एक्सो? एंडो, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिबिलिटी बढ़ रही है मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि एक्सो में तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी कम होती है। ठीक है, ओके, those whose solubility increases with increase of temperature, हाइफन डाल के लिखना, the reason for this behavior is that, the reason for this behavior is that, the reason for this behavior is that in case of, in case of, in case of all such substances, in case of all such substances, the process of dissolution is endothermic. In case of all such substances, the process of dissolution is endothermic. Process of dissolution is endothermic. That is नीचे ये रिएक्शन लिख लो ऊपर वाला, वो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिखने का जरूरत नहीं है ऊपर, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस हीट, डबल एरोस, सॉल्यूशन। ठीक है, ये एंडो का रिएक्शन लिख रहा है पर, है ना? हो गया ये, हाँ, इसमें नीचे लिखेगा अप्लाइंग ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, अप्लाइंग ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, CHAT, ली LE अलग लिखेंगे, and then CHATE LIER apostrophe S, Lee Chatelier's principle. As the temperature is increased, as the temperature is increased, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसका अंडू टेम्परेचर कम करना होगा, और टेम्परेचर कब कम हो रहा है यहाँ पर, जब वो फॉरवर्ड जा रहा है, क्योंकि उसमें हीट एब्सॉर्ब कर रहा है वो। ठीक है, तो एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, कॉमा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन अ डायरेक्शन, equilibrium will shift in a direction, equilibrium will shift in a direction in which the heat is absorbed,
in which the heat is absorbed. That is in the forward direction. That is in the forward direction. Therefore, more of the solute passes into solution. Therefore, more of the solute passes into the solution. Therefore, more of the solute passes into the solution. इसका मतलब solubility बढ़ गई. That is solubility increases. That is solubility increases. ठीक है, इसका उल्टा भी ट्रू है. अगर इसी टाइप के रिएक्शन में टेम्परेचर कम कर दोगे तो अंडू इफेक्ट टेम्परेचर बढ़ाना होगा. और टेम्परेचर कब बढ़ेगा? बैकवर्ड में, यानी कि सॉल्युबिलिटी कम होना. क्योंकि बैकवर्ड में सॉल्यूशन गिव्स सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ना. तो यहाँ तो सॉल्यूट आपको वापस मिल गया, यानी कि वो जो डिसॉल्व था वो बाहर आ गया. ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन हो गया. ठीक, चलो सेकंड कैटेगरी लिखना. ये तो पहली कैटेगरी हुई. अच्छा, इसके कुछ एग्जांपल लिखना, फिर अपन सेकंड कैटेगरी में आएंगे. एग्जांपल लिख लो. NaCl, KCl, NaNO3 एक्सेट्रा. ठीक है, इस टाइप के सॉल्ट जो है वो जब डिसॉल्व होते हैं तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं. ठीक है, चलो अगला लिखते हैं. दोज हुज सॉल्युबिलिटी, ये दूसरा कैटेगरी है ना. पहला कैटेगरी क्या था? दोज हुज सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. अब क्या लिखेंगे इसमें? दोज हुज सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. दोज हुज सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. तो अभी वो एंडो था तो उससे ऐसा हो रहा था, तो ये क्या होगा? एक्सो. तो इसमें आइफन डाल के लिखना. The reason for this behavior, the reason for this behavior, the reason for this behavior is due to the fact that is due to the fact that the process of dissolution is exothermic. The process of dissolution is exothermic. The process of dissolution is exothermic. अब इसका रिएक्शन कैसे लिखोगे? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव सॉल्यूशन प्लस हीट. लिख लो, कंप्लीट करो. सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन प्लस हीट. और बाकी का भी लिख लो ना अपने से. अप्लाइंग ली चैटले प्रिंसिपल. अब क्या हो जाएगा अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे? अकॉर्डिंग टू ली चैटले प्रिंसिपल, अगेन अभी भी वो उसी डायरेक्शन पे करेगा जहां टेम्परेचर कम होगा, पर अब टेम्परेचर कहां कम हो रहा है? इन द रिवर्स डायरेक्शन. ये रिएक्शन मत देखो, ये नहीं है ना वो, ये तो एंडो का लिखा हुआ है ना. आपने कॉपी में जो लिखे उसमें देखो कि रिवर्स में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो रिवर्स में टेम्परेचर कम हो रहा है, फॉरवर्ड में तो हीट और निकलेगी, तो टेम्परेचर और बढ़ जाएगा. समझ रहे हैं क्या? तो लिख रहे हैं उसको. अप्लाइंग ली चैटले प्रिंसिपल, एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन अ डायरेक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड. यहां तक तो पूरा सेम है. अब वहां लिखे थे दैट इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, यहां होगा दैट इज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. समझ में आ रहा है क्या लिख रहे हैं?
नहीं, एब्जॉर्ब ही होगा ना अभी। अरे देखो, दोनों केस में अपन टेम्परेचर बढ़ाए हैं, तो लीच एटले उसको कम करने की कोशिश करेगा ना। अंडू इफेक्ट का मतलब, अंडू मतलब समझते हो ना, जो चीज के कारण टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ ना, तो टेम्परेचर कम करना है। और टेम्परेचर तभी कम होगा जब हीट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो दोनों केस में हीट इज एब्जॉर्ब भी होगा, बस फर्क इतना है कि फर्स्ट वाले में फॉरवर्ड रिएक्शन को था, अब बैकवर्ड रिएक्शन होगा, दैट इज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो उससे आपका सॉल्यूट और बन जाएगा, यानी कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। ठीक है, तो उसको अपन ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर, वहां पे क्या लिखा था अपन ने, देयरफॉर मोर ऑफ द सॉल्यूट पासेस इनटू द सॉल्यूशन लिखा था ना। अब यहां क्या लिखेंगे, देयरफॉर मोस्ट ऑफ द सॉल्यूट कम्स आउट ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। देयरफॉर most of the solute comes out of the solution, यानी क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, most of the solute comes out of the solution, that is solubility decreases, that is solubility decreases। हाँ, तो सब्सटेंसेस देखो जिसका एग्जांपल, एक तो अपन अभी पढ़े थे ना CaO वाला, वो भी लिख सकते हैं। देखो कुछ एग्जांपल, लिथियम कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट, फिर एक कैल्शियम ऑक्साइड भी लिख लो, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और एक लिखना सोडियम कार्बोनेट, सोडियम Na2CO3 होता है ना, सोडियम कार्बोनेट डॉट H2O, मैंने कि मोनोहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट Na2CO3 डॉट 1H2O। 1 लिखने का जरूरत नहीं है, कुछ नहीं तो 1 है ना। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल, दो तीन एग्जांपल लिखेंगे किसके लिए, ऐसे सॉलिड्स जिनको डिसॉल्व करने पर बीकर गर्म हो जाएगा हमारा, यानी कि दे आर लिबरेटिंग हीट, दैट इज देयर प्रोसेस इज एक्सोथर्मल। तो उन टाइप में अगर आपको सॉल्युबिलिटी बढ़ाना चाहते हो तो टेम्परेचर को कम करो, बढ़ाओ मत। ठीक है, हाँ, एसिड में मतलब डिसोल्यूशन प्रोसेस ना, वो भी तो एक्सोथर्मिक है। सेम होगा, हाँ। क्योंकि उसमें अपन छलकता है ना, अपन पढ़ते थे ना 10th में कि व्हाट इज प्रेफर्ड, एडिंग एसिड टू वाटर या वाटर टू एसिड। अपन बोलते थे कि नहीं, अगर आप एसिड में पानी डालोगे, वाटर टू एसिड नहीं, एसिड टू वाटर, क्योंकि भरे हुए बीकर में एसिड में अगर आप पानी डालोगे तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो वो छलकेगा बाहर, और उससे आपके कपड़ों में, आपके स्किन पर वो एसिड आएगा। इसलिए अपन भरे हुए वाटर के बीकर में धीरे धीरे एसिड डालते हैं, क्योंकि वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, चलो ठीक है, सेकंड सेकंड फैक्टर लिखेंगे। सेकंड फैक्टर, नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट, नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट। ठीक है, यहां पे नेचर का मतलब क्या है, जितने भी पोलार सॉल्यूट है दे विल बी डिसॉल्व इन पोलार सॉल्वेंट, जितने भी नॉन पोलर सॉल्यूट्स हैं दे विल बी डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। इस कंसेप्ट को अपन बोलते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक। क्या बोलते हैं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। मतलब आप सोचोगे कि मैं एक पोलर सॉल्यूट को नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालूं तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर भी डिपेंड करेगा कैसा है। अब पोलर नॉन पोलर क्या होता है, तो पोलर वो होगा जहां पर पोल्स क्रिएट हो रहे हैं, जैसे कि NaCl एक वैसे भी आयनिक सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है सॉरी, तो इसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो ये एक तरह का पोलर सॉल्यूट हुआ। अब इसको अपन पानी में डिसॉल्व कर पाते हैं ना। अब आप बोलोगे सर पानी तो कोवेलेंट कंपाउंड है, उसके बावजूद भी ये कैसे पोलर हो गया, तो यहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इज more electronegative than hydrogen, so oxygen gets a partial negative charge because of this hydrogen, also because of this hydrogen। समझ रहे हैं क्या, तो इस तरीके से यहां भी पोल्स क्रिएट हो गए, तो ये एक पोलर सॉल्वेंट है। वही आपका बेंजीन,
कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो उसके लिए अपन को नॉन पोलर सॉल्यूट चाहिए। तो पोलर सॉल्यूट विल बी डिसॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट। और ये क्यों डिसॉल्व हो जाते हैं? क्योंकि जैसे ही NaCl पानी में जाएगा ना, ये अपने आयन से ब्रेक हो जाता है, आयनाइजेशन। उसके बाद क्या होगा, जितने भी पॉजिटिव Na पॉजिटिव है, उनको आपके ये जो वाटर है ना, ये इस तरीके से घेर लेंगे। O ही क्यों घेर रहा है, यानी कि O अंदर की तरफ क्यों है? क्योंकि O नेगेटिव है ना, O नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो O अंदर की तरफ है और H जो है वो बाहर की तरफ है। समझ रहे हैं क्या? इस तरीके से क्या हुआ, आपके पूरे के पूरे Na पॉजिटिव को किसने घेर लिया है? वाटर मॉलिक्यूल ने घेर लिया है, वो भी O के O फेस करता हुआ। सेम हाल क्लोराइड के साथ भी तो होगा ना? हाँ, नहीं, मिसल फॉर्मेशन अलग हो गया ना। हाँ, वो तो वो ऑयल के ड्रॉप में होता है, ठीक है, वो हमको दिखेगा, मतलब कि ऑयल ड्रॉपलेट वो रिपेल होकर के बाहर जा रहे हैं, ठीक है। ऐसी जो हमारा Cl नेगेटिव है, दैट विल बी सराउंडेड बाय ऑल H पॉजिटिव्स लाइक दिस। आप जो मिसल बोल रहे हो ना, मिसल में क्या होता है, ये हमारा ऑयल का ड्रॉप था, जिसमें सोप के मॉलिक्यूल आए और वो आकर के अटैच हो गए इससे, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक थे। ये वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक था, तो ये पानी की तरफ चला गया, ये हाइड्रोफोबिक था, इसलिए ऑयल की तरफ आ गया, डर्ट की तरफ आ गया, और इस तरीके से वो पूरा इस टाइप का स्टार टाइप का शेप बना लेंगे, उसको मिसल बोल रहे हैं। तो वहां मिसल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ तो ये पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है ना, इसलिए हुआ है। और यहाँ पे तो वो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक था। सोप में दो पार्ट थे ना, सोप का एक पार्ट जो चार्ज वाला था वो हाइड्रोफिलिक था, और जो नॉन पोलर वाला पार्ट था वो हाइड्रोफोबिक। तो वो ऑयल में रहना पसंद करता है और चार्ज वाला पानी के साथ रहना पसंद करता है। दैट इज वाई वो मिसल फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। ओके, तो यहां पर आपका क्लोराइड को कौन घेर रहा है? हाइड्रोजन घेर रहे हैं। इस तरीके से ये वापस कंबाइन नहीं हो पाएगा, तो डिसॉल्व हो गया। समझ रहे हैं? अगर ये दोनों इसको सराउंड करके नहीं रखते, तो हो सकता है वापस Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ मिक्स होकर वापस NaCl बना लेता, राइट। तो ये दोनों एक तरह के बैरियर हैं जो इन दोनों को वापस मिलने नहीं दे रहे। दैट इज द रीजन व्हाई पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट, राइट। अब एक पोलर को नॉन पोलर में डालने की कोशिश करोगे तो इस तरीके से सराउंड नहीं कर पाएंगे ना उसको, क्योंकि वो तो एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ही नहीं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, NaCl फिर से वापस से NaCl बन जाएगा। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव मिल पाएगा, क्योंकि वहां पे कोई बैरियर नहीं है जो दोनों को अलग कर रहा है, दोनों को एक दूसरे से। बट यहाँ पर दोनों को एक दूसरे से वो अलग कर रहा है आपका पोलर सॉल्वेंट। दैट इज द रीजन व्हाई अ पोलर सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ पोलर सॉल्वेंट, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है। ओके, चलिए इसमें इसको लिखते हैं नीचे, शॉर्ट में लिखेंगे। हेडिंग क्या है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसमें हाइफन डाल के लिखिए, a solid dissolves in a liquid, a solid dissolves in a liquid, a solid dissolves in a liquid which is chemically similar to it. A solid dissolves in a liquid which is chemically similar to it. जो उसके जैसी होगी। तो सॉल्यूट अगर पोलार है तो उसको सॉल्वेंट भी पोलार वाला ही चाहिए, घुलने के लिए, डिसॉल्व होने के लिए, ठीक है। दैट इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक, दैट इज लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका मीनिंग भी लिखते हैं, दिस मीन्स दैट, दिस मीन्स दैट, दिस मीन्स दैट आयनिक आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स के ब्रैकेट में पोलार लिख लेना। दिस मीन्स दैट आयनिक कंपाउंड्स ब्रैकेट में पोलार like NaCl, like NaCl dissolves in polar solvents
dissolves in polar solvents like water, and are insoluble in and are insoluble in and are insoluble in non-polar solvents like benzene, ether. ईथर भी सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं ना अपन. आप लोग याद है वुड्स रिएक्शन में अपन ड्राई ईथर लेते थे, बिकॉज ईथर भी एक तरह का सॉल्वेंट है. ठीक है. तो हम आप कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला CCl4 एक्सेट्रा. सिमिलरली ये तो हमने पोलर सॉल्यूट की बात की, ऐसी एक नॉन पोलर सॉल्यूट भी लेते हैं. सिमिलरली अ नॉन पोलर सॉल्यूट Similarly, a non-polar solute like iodine, naphthalene मतलब वो डामर गोली, नेफ्थलीन बॉल्स आती है ना, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, क्योंकि वाटर ठहरा पोलर और ये ठहरे नॉन पोलर. तो क्या लिखिए आप लोग, एक आयोडीन, दूसरा नेफ्थलीन, NaPTHALENE. ये एक तरह का सब्लाइम मटेरियल था ना नेफ्थलीन बॉल्स, कैम्फर, जिनका सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन जाते हैं. ठीक है, नेफ्थलीन. ओके, एक्सेट्रा आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स and insoluble in water. आयोडीन नॉन पोलर है ना, क्योंकि दोनों तो सेम है ना. आई और आई का कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं. यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस था. O was more electronegative than हाइड्रोजन. अभी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हुआ था, बट ये तो बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले, दोनों सेम एलिमेंट है ना, और दोनों की नेगेटिविटी सेम है. तो ना किसी एक को नेगेटिव मिलेगा ना दूसरे को पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि कोई भी पोल क्रिएट नहीं होंगे, तभी नॉन पोलर बोल रहे हैं. Cl2 भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहां पर भी दोनों Cl के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रही है, कोई भी ज्यादा एक्स्ट्रा पावरफुल नहीं है. जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन वाज मोर पावरफुल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. दैट इज व्हाई पोल्स गॉट क्रिएटेड. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझते हैं अपन 11th में पढ़े. इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. ऑक्सीजन की टेंडेंसी शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की ज्यादा है. हाइड्रोजन की उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी ऑक्सीजन से कम है. बट यहां पे तो दोनों की बराबर है ना. उस केस में इलेक्ट्रॉन किसी एक तरफ शिफ्ट नहीं होगा. जैसे यहाँ पे एक तरफ शिफ्ट हो रहा है क्योंकि ये उसको खींच रहा है, ये उसको नहीं खींच पा रहा है. बट यहाँ पे दोनों एक दूसरे को बराबर फोर्स से खींचेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर बीचों बीच में रहेगा. इट विल नॉट बी डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स एनी ऑफ द या आइदर ऑफ द एटम. उस केस में कोई पोल्स क्रिएट नहीं. आप यूं सोचो, इलेक्ट्रॉन अगर उस तरफ चला गया ना तो उसको नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा, मुझसे दूर गया तो मुझे पॉजिटिव मिलेगा. बट दैट डजंट मीन कि मैंने वो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को खो दिया है. वो अभी भी हमारे बीच में शेयर्ड है, बट उसके तरफ थोड़ा ज्यादा चला गया है क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. मैं क्लियर? उसकी टेंडेंसी ज्यादा है एक शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की. वो धोखेबाज है. क्यों धोखेबाज है वो? क्योंकि उसने पहले शेयरिंग करी कि चल भाई अपन शेयर करते हैं, क्योंकि उसको जरूरत थी ना, उसके पास भी तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं थे, तो उसने पहले उसको धोखा देके शेयरिंग करी और फिर खींच लिया इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ. समझ गए क्या? ठीक, ओके. आयोडीन अलग है और आयोडाइड अलग है. आयोडाइड मतलब आई नेगेटिव हो गया, तो हो गया ना नेगेटिव चार्ज, पोलैरिटी आ गई है.
देखो यही आई अगर के आई के साथ बनाता कंपाउंड तो के पॉजिटिव आई नेगेटिव तो पोलार हो जाता ना। तो आयोडीन इज डिफरेंट, आयोडाइड इज डिफरेंट, वो आयोडाइज्ड नमक है तो उसमें आई नेगेटिव यानी कि आयोडाइड के आयंस है, आयोडीन नहीं है उसमें। वो था डिफरेंट थिंग ना, आयोडीन तो मॉलिक्यूल हो गया, आयोडाइड आयन है तो उसमें आयोडाइड है, दैट इज वाई वो पानी में डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, एक नोट करके लिख लेना कि प्रेशर का कोई रोल नहीं है सॉलिड की सॉलिबिलिटी को कम करने में या बढ़ाने में। तो नोट करके लिखो, प्रेशर हैज प्रेशर हैज वेरी लिटिल इफेक्ट, या नो इफेक्ट भी लिख सकते हैं, दैट इफेक्ट इज नेग्लिजिबल। प्रेशर हैज वेरी लिटिल इफेक्ट on the solubility of a solid in a liquid. Pressure, solubility of solid on a liquid. In a liquid, sorry, on nahi. Pressure has very little effect on the solubility of solid in a liquid. और उसका रीजन क्या है? Solids are incompressible. Because solids and liquids are highly incompressible. Because solids and liquids are highly incompressible. ये समझे जो लिखे है नोट में? इसलिए अपन ने प्रेशर का अलग हेडिंग नहीं डाला कि प्रेशर भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। ठीक है, तो आज हमने सॉलिड की सॉलिबिलिटी पढ़ी है लिक्विड पे। तो दो फैक्टर थे जो इफेक्ट कर रहे थे उसके बारे में लिखा, और एक फैक्टर जो इफेक्ट नहीं कर रहा उसके बारे में भी लिख लिए कि प्रेशर का कोई रोल नहीं है। आप सॉलिड को कितना भी कंप्रेस करके एक सॉल्वेंट के अंदर डालने की कोशिश करो, उसकी सॉलिबिलिटी नहीं बढ़ेगी ना ही कम होगी। ठीक है, अगला हेड डालना, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। ठीक है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आगे। इसमें तीन फैक्टर पढ़ेंगे, नेचर तो पढ़ेंगे ही, टेम्परेचर भी पढ़ेंगे ही, प्रेशर भी पढ़ेंगे, और वहां हमारा पहला लॉ आएगा हेनरी लॉ।